Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 7. अभी तक हमने 6 चैप्टर्स के सक्सेसफुली MCQs डिस्कस कर लिए हैं और आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द इंटरव्यू, इसके हम MCQs डिस्कस करेंगे. अब मेजरली जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हमने दोनों को मर्ज करके उनके MCQs प्रिपेयर करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद द MCQs एंड हियर वी गो विद द इंटरव्यू. द इंटरव्यू क्यों, ये बहुत बार मैं क्वेश्चन रेज कर चुकी हूँ. अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो यू हैव वन शॉर्ट रिवीजन. हमने सॉरी इस पूरी चैप्टर को बहुत ही समराइज वे में प्रेजेंट किया है वन शॉट के फॉर्म में. और अगर आपको और प्रिसाइज चाहिए सो गो विद सुपर क्विक रिवीजन. फटाफट से रिवाइज कर लीजिए और फिर MCQs को पढ़ना शुरू करिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर मेमोराइजिंग आंसर्स फॉर एवर. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 7 दैट इज द इंटरव्यू. अब मैं मेजरली बहुत ब्रॉड ओवरव्यू दे देती हूँ इस चैप्टर का. व्हाट एग्जैक्टली इज द इंटरव्यू ऑल अबाउट. तो ये जो इंटरव्यू है नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब हम किसी सेलिब्रिटी को, फेमस पर्सन का जब हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरोगेट करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनकी पर्सनल या उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड. तो दिस इज व्हाट इंटरव्यू इज. अब यहाँ पे जो चैप्टर है जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, उन्होंने अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ बताए हैं इंटरव्यू के लिए. कुछ को लगता है कि वाह वाह हमारा इंटरव्यू हो रहा है, हम कितने लाइमलाइट में, हम इतने फेमस हो गए, हमारा इंटरव्यू, लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं, जर्नलिस्ट. और कुछ लोगों के को ऐसा लगता है कि इट इज़ थंब प्रिंट्स ऑन देयर थ्रोट. तो उनको लगता है कि उनका गला दबा के उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं. और कुछ लोगों को लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो रही है बिकॉज वो पब्लिकली रिवील करी जा रही है सबके सामने ज़बरदस्ती. इट इज़ एन अनवारंटेड इंट्रूजन है, उनको ऐसा लगता है. तो ये अलग अलग व्यूज़ हैं अलग अलग लोगों के. और हमने एक अच्छा इंस्टेंस पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनिशियली इंटरव्यू को बहुत क्रिटिक करते हैं बट जब बाद में देखेंगे कि वो खुद किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं या कभी खुद दे रहे होते हैं. तो ये सारी चीज़ें देखी थी हमने इस चैप्टर दी इंटरव्यू में. अब हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं इसके MCQs के साथ. तो सबसे पहला आता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू. जैसे कि हमने बताया क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा था इसको इन द ईयर 1959. सो अब देखो अगेन अब आप बोलोगे मैम एलिमिनेट कैसे करें, डाउट हो सकता है रियल एग्जाम के लिए. सो सबसे अच्छा हमें यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली अगर हम ऑथर्स की बात करें तो आपको चैप्टर से कोई लिंक डेवलप करना ही होगा फॉर रिमेंबरिंग पर्टिकुलर नेम. जैसे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. अब ऐसे क्या चीज़ है लाइक सिल्वर करके, सिल्वर. अब अगर आपको अगर आप इंटरव्यू देते हो तो अगर आपने सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल कोई जीता है तभी आपका इंटरव्यू होगा. ये तो पक्की बात है बिकॉज सेलिब्रिटीज, फेमस पीपल का ही इंटरव्यू होता है. तो सिल्वर और इंटरव्यू ऐसे करके कुछ रिलेट कर लीजिए और आंसर आपको समझ में आ जाएगा. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इन 1959 ने इंटरव्यू लिखी थी. ये चैप्टर जो भी एक एक्सकर्प्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे. सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड हियर वी गो विद द करेक्ट वन. बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज फटाफट हमें MCQs को डिस्कस करना है. व्हाट डज VS नायपॉल फील अबाउट इंटरव्यूज. VS नायपॉल का क्या परसेप्शन है टुवर्ड्स इंटरव्यू. उनके लिए क्या एक कोई डरावनी चीज़ है, हॉरर तो नहीं हो सकता, हैप्पी फीलिंग कुछ के लिए होता है, बट VS नायपॉल का पर्टिकुलरली क्या फीलिंग है या उनकी क्या परसेप्शन है टुवर्ड्स इंटरव्यू. सो उनको बहुत वुंडेड फील होता है टुवर्ड्स इंटरव्यू बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि कोई आपकी पर्सनल लाइफ में बिना पूछे आपको इंटरप्ट कर रहा है और आपकी प्राइवेसी खत्म कर रहा है. सो उनको बहुत वुंडेड सा, उनको लगता है उनका कि सोल कोई चुरा के ले जा रहा है. सो दिस इज वुंडेड फीलिंग फॉर VS नायपॉल. अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि क्या फील करते हैं VS नायपॉल. लाइक आप नाई बाल काटने वाला पॉल. अब वो क्या करते हैं, जब भी कुछ नाई बाल काटते हो तो पक्का आप वुंडेड होगी, कभी कट लग जाएगा, कभी कुछ ऐसा हो जाएगा. तो अब ऐसे करके रिलेट कर लो और आपको उनकी फीलिंग्स भी याद आ जाएंगी बहुत अच्छे से. सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड हियर वी गो नाउ.
व्हाट डज नायपॉल प्रेजेंट इन हिज ट्रैवल बुक, अपनी ट्रैवल बुक में मिस्टर वी.एस. नायपॉल ने क्या प्रेजेंट किया था, अपनी फीलिंग्स के बारे में, फीलिंग्स अबाउट इंटरव्यूज के बारे में, इंप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स दैट इज इंडिया। हाँ, वी.एस. नायपॉल ने इंटरव्यू नहीं लिया था किसी का, उन्होंने अपनी जो बुक थी ट्रैवल बुक उसमें बताया था कि इंडिया के जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में उन्होंने स्टडी करी थी। अब बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चैप्टर इंटरव्यू के बारे में है, वी.एस. नायपॉल है, ट्रैवल बुक तो ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने अपनी फीलिंग बताई थी इंटरव्यूअर्स के बारे में या अपनी फीलिंग्स बताई थी? इट्स नथिंग लाइक दैट। उनकी बुक में उन्होंने इम्प्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स दैट इज इंडिया, उनकी कंट्री में एंसेस्टर्स के क्या क्या इंप्रेशन है उसके बारे में उन्होंने रीड करा था इन हिज बुक ट्रैवल बुक। Now, let's immediately check with the right answer, and here we go. C as the correct one. Now, moving. The excerpt, the interview has been taken from which book? जैसा कि मैंने बताया ये जो आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ जो चैप्टर्स है फ्लामिंगो में वो एक्सकर्प्टेड है, वो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं कोई एक बड़ी बुक में से, कुछ बायोग्राफीज, कुछ ऑटोबायोग्राफीज या कोई बड़े बड़े नॉवल में से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है और आपके सामने एक चैप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है कंप्लीट सेंस देते हुए। तो जो चैप्टर है दी इंटरव्यू, ये भी एक एक्सकर्प्ट है जो लिया गया कौन सी बुक से? ऑफ कोर्स नॉट वैनिटी फेयरी, नॉट द नेम ऑफ द रोज, इट इज क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। तो जो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज है इनमें से हमने दो इंस्टेंसेस लिए हैं और जो चैप्टर फॉर्म में ए और बी पार्ट में आपको दिए गए हैं पढ़ने के लिए इन योर मेन रीडर बुक दैट इज फ्लामिंगो। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड हियर इट इज हेडिंग What did he present in this book? अब इन्होंने, अब ही कौन है? रेफर करो ऑफ कोर्स क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर को। सो इन्होंने क्या प्रेजेंट करा था अपनी बुक में? वेरिड ओपिनियन ऑफ पॉलिटिशियंस, वेरिड ओपिनियन ऑफ सिविलियंस, वेरिड ओपिनियन ऑफ आर्मी मैन। ना तो पॉलिटिशियंस के बारे में बात हो, ना सिविलियंस के बारे में, ना आर्मी मैन के बारे में। बात किसकी हो रही थी? जिनका वो इंटरव्यू लेने जाते थे। सो वेरिड ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। कुछ सेलिब्रिटीज इंटरव्यू के रिगार्डिंग ये परसीव करते हैं, कुछ की ऐसी सोच होती है और कुछ की कुछ अलग सोच होती है। तो दिस वॉज प्रेजेंटेड इन दिस बुक। लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एज ऑप्शन D. It is here right away in front of us. Now, according to an old saying, what happens when perceptions are made about a person? अब यहाँ पे क्या पूछा गया? एक पुरानी कहावत के हिसाब से what happens when perceptions are made about a person? अब perception होता क्या है? मैं पहले थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज अगर हमें इंफॉर्मेशन को रिलेट करना पड़ा तो हमें पता तो कि परसेप्शन होता क्या है। सो परसेप्शन का मतलब होता है अपना अपना सोचने का नजरिया। आप मेरे बारे में परसीव क्या करते हो? व्हाट डू यू परसीव अबाउट मी? आपका हो सकता है आपको लगता होगा मैं बहुत स्टूडियस हूँ, किसी को लगता होगा मैं बहुत डिलीजेंट हूँ, कुछ को लगता होगा मैं बहुत हार्ड वर्किंग, कुछ को लगता होगा मैं बहुत डिवोटेड हूँ, कुछ को लगता होगा मैं बहुत कैजुअल अप्रोच में, कुछ को लगता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और कुछ को लगता है मैं बहुत ही एविएबल हूँ जो मैं हूँ। राइट। सो अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी सेइंग के हिसाब से व्हाट हैपेंस व्हेन परसेप्शंस आर मेड अबाउट अ पर्सन, जब कुछ लोग दूसरे लोगों के लिए कुछ कुछ परसीव कर लेते, कुछ धारणाएं अपने दिमाग में सेट कर लेते विच एक्चुअली माइट बी ट्रू और माइट नॉट बी, बट वो इंसान ऐसा उस पर्टिकुलर चीज के लिए सोचता है। सो व्हाट हैपेंस, तब क्या होता है? पर्सन फील्स हैप्पी, पर्सन बिकम पॉपुलर, पर्सन फील इरिटेटेड, द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल इज लॉस्ट। तो क्या होता है? ऐसा नहीं होता, ना तो उसको अच्छा लगता है, ना बुरा लगता है, ना वो पॉपुलर हो जाता है। जब मान लीजिए मैंने पॉजिटिव इंसान के बारे में ऐसा परसीव कर लिया कि ही इज़ अ पेसिमिस्टिक पर्सन और उसका बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है, तो इससे क्या होगा? उसका जो रियल है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उसका रियलिटी से उसको मैं बहुत अलग लेके चली गई हूँ। सो द ओरिजिनलिटी, यहाँ जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, इट सीम्स लाइक लॉस्ट समवेयर, बिकॉज वो तो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, वो तो कहीं भूल गई और उसको मैंने ऑल टुगेदर पेसिमिस्टिक परसीव कर लिया, तो उसकी
जो ओरिजिनलिटी थी, उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, वो तो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है. सो द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल इज लॉस्ट. ये एग्जैक्टली ये रियलिटी में भी ऐसा होता है. दिस हैपेंस व्हेन परसेप्शंस आर मेड अबाउट अ पर्सन. सो लेट्स चेक डी टू बी द करेक्ट आंसर एंड हियर वी गो विद द राइट वन. अब जल्दी से प्रोसीड करते हैं आगे. हाउ डज अम्बर्टो इको find so much time to write so much. अब ये तो मेन चीज़ थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी. अम्बर्टो इको को लाइक हाउ इट हैपेंस, लाइक उनको बहुत सारा टाइम, ही फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, बहुत सारा लिखने के लिए उनको बहुत सारा टाइम कैसे मिल जाता है, बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेसर. वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और बाय प्रोफेशन ही इज़ अ प्रोफेसर. बट लोग उनको एक नॉवलिस्ट के जैसे पहचानते हैं और उनको ये चीज़ बहुत हर्ट करती है कि मैं बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हूँ और लोग मुझे एक नॉवलिस्ट के जैसे क्यों जानते हैं, जबकि मैं नॉवेल्स लिखता हूँ सिर्फ अपने फ्री टाइम में या वीकेंड्स में, जब मेरे पास फ्री टाइम अवेलेबल होता है. और इसको उन्होंने बहुत प्रिसाइसली बताया है कि मैं कैसे ऐसा हो. जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि सर आप इतने ज़्यादा, आप एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो और आपके पास भी लिमिटेड टाइम रहता है एज अदर्स, तो हाउ हैपन लाइक कि आप इतना सारा नॉवेल्स लिख लेते हो, वो भी आप एक प्रोफेसर होने के साथ साथ भी नॉवल लिख लेते हो, ऐसे कैसे, इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें आप कैसे लिख लेते हो. तो वो कहते हैं इट्स नथिंग अबाउट दिस, इट इज़ ऑल अबाउट आई फाइंड टाइम, आई यूटिलाइज एम्प्टी स्पेसेस. आप दो एक्टिविटी के बीच में जो फ्री टाइम अवेलेबल होता है वो उसको एनकैश करते हैं और उसमें अपनी राइटिंग शुरू कर देते हैं. और अगर ये टाइम नहीं मिलता सो ऑन संडेज, जब उनका वीकेंड होता है, उनका फ्री टाइम रहता है. सो ये ऐसा करके वो जस्टिफाई करते हैं. अब मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज़ लाइक यूटिलाइजिंग एम्प्टी स्पेसेस, ये किसको रेफर कर रहा है. एग्जाम्पल जो मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था. अब अगर अभी आपको जल्दी में ना समझ में आए सो यू कैन गो विद फटाफट रिवीजन, जिसको सुपर क्विक रिवीजन बोलते हैं. यहाँ उससे पहले है वन शॉट. आपको जो देखना है आप आराम से इस पार्ट को समझ सकते हो. मैं अभी बहुत प्रिसाइज वे में बता देती हूँ. सो यूटिलाइजिंग एम्प्टी स्पेसेस को बेसिकली कैसे बताया गया है कि मान लीजिए आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी और टू डिलीवर अ लेक्चर और अ स्पीच, और मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ. तो मान लीजिए बस आज थोड़ा लेट हो गया, मैं 5-10 मिनट्स जल्दी आ गई हूँ, बस 10 मिनट्स लेट हो गई, तो वो 20 मिनट्स का टाइम मिल गया. वो जो एम्प्टी स्पेस मिला, यूजिंग एम्प्टी स्पेसेस मतलब एक एक्टिविटी होने और एक हो रही है और दूसरे के होने से पहले जो बीच का जो गैप होता है, मैं बस उसको यूटिलाइज करता हूँ और नॉवल लिखने लग जाता हूँ. ऐसा अम्बर्टो इको ने बोला. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट. सो यही जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो much time to write so much. So what did he said? Using early morning time, वो सुबह सुबह का टाइम यूज़ करते हैं, ऑफिस टाइम बिल्कुल नहीं, फैमिली टाइम नहीं, यूजिंग एम्प्टी स्पेसेस जिसको वो फ्री टाइम बोलते हैं, लाइक वेटिंग फॉर समवन और ब्रेक टाइम. जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है वो उसमें कुछ इधर उधर की गॉसिप नहीं करते, वो अपना नॉवल लिखना शुरू कर देते हैं. ऐसे करके उनको बहुत सारा टाइम मिल जाता है. Let's immediately check with the right answer, and here we go. Now going to the next question, what was distinctive, different or special about Umberto Eco's academic writing style? इनके writing में क्या different था जो majorly chapter में बताया गया है? Is it his realistic narrative style with trial and errors? Interrogative style क्या वो बाकी लोगों जैसे क्वेश्चन करते रहते तो बहुत डल हो जाएगा. Monotonous तो वैसे ही बोरिंग लग रहा है नाम से, तो वो तो नहीं हो सकता. Fictitious imaginative style, no. His realistic narrative style, वो सारी चीज़ों को पर्सनली फील करते हैं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो जो उनका नैरेटिव स्टाइल होता है वो बहुत ही रियलिस्टिक होता है. सो हिज रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल विद ट्रायल एंड एरर्स, ये लोगों को बहुत अपील करता है और इसकी वजह से लोग इनकी राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं. नाउ अब हम ये भी देखेंगे आगे जाके कि इनकी एक पर्टिकुलर बुक थी जो उन्होंने बनाई थी, वो बहुत पॉपुलर हुई, फेमस हुई, क्या रीज़न था, क्या था, ये सारी चीज़ें. सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद राइट आंसर, एंड हियर वी गो. हिज रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल विद trial and errors that literally appeal audience a lot. So
Next one, what is the reason for huge success of the novel The Name of the Rose? ये जो उनका नॉवल था जो वो लिखते रहते थे हमेशा, नेम ऑफ द रोज, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। तो ये किस वजह से हुआ, और उसको भी अम्बर्टो इको ने बहुत अच्छे से जस्टिफाई करा है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल? मिस्टिक था, यहाँ मेटाफिजिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री पीरियड यूज, डिटेक्टिव स्टाइल एंड थियोलॉजी, ऑल ऑफ दी। तो मिस्टिक था, ऑफ कोर्स मेटाफिजिक्स और मेडिवल हिस्ट्री पीरियड इन्होंने यूज किया था, और थोड़ा बहुत डिटेक्टिव स्टाइल और थियोलॉजी भी थी। अब जब उनसे पूछा गया कि व्हाट वाज द रीजन कि आपके नॉवल को इतनी सक्सेस मिली, बाकी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री पीरियड के बारे में मेंशन करा, मेटाफिजिक्स के बारे में बताया, बट आप ही की नॉवल को इतनी सक्सेस क्यों मिली? बिकॉज और जो उन्होंने जेन्युइन रीजन बताया वो उन्होंने कहा इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट द मैचिंग ऑफ राइट टाइम एट राइट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने इसको जस्टिफाई करा बोलते हुए कि अगर ये बुक ये नॉवल मैंने अगर 10 साल पहले या इस समय के 10 साल बाद किया होता तो हो सकता है इतना पॉपुलर नहीं होता। तो इट इज जस्ट अबाउट मैचिंग द नीड एंड डिमांड। उन्होंने राइट टाइम पे उस नॉवल को रिलीज करा और उस टाइम पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ना चाहती थी। सो इट इज़ जस्ट अबाउट दैट, ऐसा हम्बर्टो इको ने प्रेजेंट किया। द राइट आंसर प्रोबेबली दैट स्टैंड्स फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट इज all justified in his writing, that is the name of the rose. Let's immediately check with the right answer, and here we go. After clearing, let's move. What are some of the positive traits of an interviews? अब traits क्या होते हैं, जैसे skills बोलते हैं ना, कला, so ऐसे क्या कुछ positive traits होते हैं of interviews के? Brings out the truth and gives vivid impression of contemporaries, help finding hidden talents, useful medium of communication. अब देखो ऑफ कोर्स हेल्प फाइंडिंग हिडन टैलेंट्स, किसी के जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम उनकी बहुत सारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से चीज़ें इधर उधर क्रॉस कर करके बहुत सारी चीज़ें फेच करते हैं। सो इट इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इट also helps finding hidden talents, brings out the truth and gives vivid impression of contemporaries. हाँ, वो ट्रूथ को कहीं ना कहीं इंटरव्यूज घुमा फिरा के चीज़ों को सच उगलवा ही लेते हैं, एंड गिव्स विविड, बहुत ही क्लियर इंप्रेशन देता है जो एक टाइम में एक जनरेशन के अलग अलग जो लोग होते हैं उनके बारे में अलग अलग व्यूज प्रेजेंट करते हैं। सो ऑल साउंड्स वेरी रेलिवेंट। लेट्स इमीडिएटली क्लियर द बोर्ड एंड चेक विद द राइट आंसर। सो हियर वी गो, ऑल टू बी जस्टिफाइड, क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही है, बहुत यूज़ किया जाता है। अगर आपको इसे कम्युनिकेट करना है, इंटरव्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फाइंडिंग हिडन टैलेंट्स, ऑफ कोर्स जब आप ऐसे तो कोई बताएगा नहीं कि मैं ये टैलेंट है वो, तो जब इंटरव्यू उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो सेलिब्रिटीज़ या फेमस पीपल को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है टू शो केस देयर टैलेंट्स एंड देयर एफर्ट्स, देयर सक्सेस स्टोरीज एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड ऑल्सो सबसे इम्पोर्टेंट टॉप ऑफ दैट इज ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ and give vivid impression of the contemporary. So all of the above sounds very relevant about interviews. So justified well. I hope it's quite clear. Now let's go next. Why do most celebrity writers despise being interviewed? बहुत सारे celebrity writers होते हैं, वो क्यों क्रिटिक करते हैं, डिस्पाइस, लाइक उनको एक डिसरिस्पेक्ट सी लगती है कि अगर उनका कोई इंटरव्यू लेता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार अब उनकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाएगी। सो ऐसा क्यों बोलते हैं ये? दे डोंट लाइक जर्नलिस्ट, their privacy is hurt, unwarranted intrusion in their life. तो चैप्टर जब आप पढ़ोगे, see they don't like journalists, ये तो कोई साउंड ही लॉजिकल नहीं कर रहा, सो दिस cannot be right answer, नन नहीं हो सकता, बिकॉज हमें दो बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, सो दो बहुत अच्छे ट्रैप्स भी हैं। सो प्राइवेसी हर्ट होती है, ऑफ कोर्स हर्ट होती है, क्योंकि बट ये क्यों होती है? बिकॉज ऐसा होता है। तो मेजर रीज़न है अनवारंटेड, आपकी बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के आप किसी की लाइफ में इंटरप्ट करते हो और उनकी चीज़ों को पूछना शुरू कर देते हो, और इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बताने के सिवाय। सो बहुत सारे सेलिब्रिटी राइटर्स दे डिस्पाइज, दे क्रिटिक व्हेन दे आर बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे consider interviews to be unwarranted intrusions in their life. जबरदस्ती किसी की लाइफ में आप इंटरप्ट करते हो, इंटरफेयर करते हो, और उनकी जो पर्सनल चीज़ें होती है, पर्सनल जो स्टफ्स होते हैं, जो कुछ उन्होंने हिडन रखे होते हैं, वो सब आप रिवील कर देते हो। तो ये बहुत नेगेटिव कंसिडर करते हैं बहुत सारे
So let's check with the correct answer, and here we go. What most celebrities consider about interview, and why do they despise interview? Because they think that it is unwarranted intrusion in their lives. जबरदस्ती उनकी लाइफ में दखल अंदाजी दी जाती है बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लीगल तरीके को फॉलो करे उनकी लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ को इंटरोगेट करना शुरू कर देते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई मेजॉरिटी ऑफ सेलिब्रिटीज डिस्पाइज, जब उनका इंटरव्यू होता है वो उस चीज़ को क्रिटिक करते हैं, उस चीज़ को बहुत हाईली क्रिटिक करते हैं या बहुत ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को. नाउ लेट्स हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ एट व्हाट एज वाज इको's बुक पब्लिश्ड? अब अम्बर्टो इको की बुक कब पब्लिश हुई थी? बहुत ही अर्ली एज में. बहुत ही अर्ली क्या होते हैं? 20 हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 5-6 भी हो सकता है. सो लाइक बिकॉज आई नो द करेक्ट आंसर, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कैसे उसको रिलेट करो, बिकॉज दैट्स only the technique. So at what age was Umberto Eco's book published? So it was precisely at the age of 22. तो 22 like अब इतनी यंग एज में उनकी बुक पब्लिश हो गई. आप अपनी एज से 22 ईयर्स को कुछ रिलेट कर सकते हो. आपके घर में किसी कोई सिबलिंग होगा जो आपसे बड़ा होगा, उसकी एज 22 है, आप उससे कनेक्ट कर लीजिए. या 2 डबल 2 है तो आप ऐसे करके 2 एट द एज ऑफ 2 उनकी बुक पब्लिश हुई थी. कैसे भी लिंक कर लो, बट आपको ऐसे रिमेंबर करना है कि 2 और आपको अम्बर्टो इको की बुक पब्लिश होने की वो उनकी एज याद आ जाए. जैसे भी एसोसिएट कर सकते हो. चॉइस इज ऑल योर्स. नाउ लेट्स क्लियर द बोर्ड एंड इमीडिएटली चेक विद द करेक्ट आंसर. हियर वी गो. नाउ हेडिंग एट what age did he start writing novels? अब उन्होंने कौन सी एज में नॉवल राइटिंग स्टार्ट करा था? बिकॉज उन्होंने पहली बुक पब्लिश करी व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 22 और फिर वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन गए और बाय प्रोफेशन ही वाज अ प्रोफेसर एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी. और उन्होंने अपना नॉवल लिखना कब शुरू करा था? व्हेन ही वाज, अब वो काफ़ी लेट एज में स्टार्ट करा था. सो व्हाट एज? देखो अब अगेन अगर आपको नंबर आता है सो देयर यू आर, और अगर आपको फिगर आंसर नहीं पता तो हम इसको एसोसिएट ही कर सकते हैं, जो सबसे अच्छी टेक्निक है. तो अब देखो 50-50 22 में उन्होंने अपनी बुक लिखनी शुरू करी थी और पहली बुक उनकी पब्लिश हुई थी. और नॉवल राइटिंग की अगर हम बात करें तो एट द एज ऑफ 50, लाइक 50-50 वाली बात. ठीक है, तो बिल्कुल मिड एज आपको ऐसे याद रखना है 50 नंबर. और आपको याद हो तो हमने ऐसा भी बात करा था 50% ऑफ शेयर क्रॉपर्स वाला जो इंडिगो चैप्टर था उसमें भी 50% डिसाइड हुआ था. फिर जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, उन्होंने 25% बोला था. और 15% हमने फिगर देखा था कि जिसमें उनको अपने लैंड को रिजर्व करना होता है शेयर क्रॉपर्स को फॉर ग्रोइंग और प्लांटिंग इंडिगो. तो ऐसे 50, 25, 15 हमने 3 फिगर्स देखे थे. यहाँ पर भी आप 50 को अच्छे से याद कर सकते हो. आई होप. नाउ कैसे याद, ऐसे भी याद कर सकते हो. एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स? तो नॉवेल्स की बात हो रही. नॉवल NOO इज 55 O ऐसे करके कुछ भी याद कर लो. व्हाटएवर दैट कम्स फर्स्ट टू यू, आपको उस आंसर को रिटेन करना है. दैट्स इट विद द पर्पस. अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What days did he use to write novels? वो कौन से दिनों का यूज़ करता था? हमने प्रिसाइसली पढ़ लिया. वीकेंड्स का या ऑफ डेज का, या फिर वो एम्प्टी स्पेस को यूटिलाइज करते हैं जो भी उनका फ्री टाइम होता था. और वो कब होता था? एवरी इवनिंग नहीं, बिल्कुल नहीं. फ्राइडे नाइट नहीं, सैटरडे नाइट ऐसा कोई मेंशन नहीं करा. ऑन संडेज, वीकेंड्स के दिन जब उनका फ्री टाइम होता था, वो भी सब कुछ करने के बाद जब वो फ्री होते थे फाइनली, तब वो नॉवल राइटिंग में इन्वॉल्व होते थे. So what days did he use to write novels? So that is precisely Sunday to be the correct answer. Let's immediately check and here we go. अब हम जाते हैं towards next question. Why do the celebrities feel embarrassed most often? क्यों celebrities को बहुत ज़्यादा embarrassment feel होता है? बहुत अक्सर होता है उनको. Because of question attacks during interview, because of interviewers gesture, उनके gesture की, उनके हाव भाव की वजह से? No. उनकी appearance की वजह से वो दिखते ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं है, बहुत अच्छे दिखते हैं. सो दिस कैन नॉट बी आंसर. डन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो क्वेश्चन अटैक किए जाते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज की कि ऐसा क्यों किया आपने, फिर ये क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों नहीं करा, ये क्यों कर लिया, वो करना चाहिए था. तो ये जो क्वेश्चन अटैक करते हैं एक के बाद एक, उसकी वजह से उनको बहुत एम्बैरसमेंट फील होता है. बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी पूरी जो हिडन चीज़ें थी उनकी, जो वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, वो क्वेश्चन अटैक्स की
वजह से उनकी पूरी पर्सनल लाइफ ruin हो गई ऑल टुगेदर. सो बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज फील a very big embarrassment on it. So hoping A to be the correct answer, let's immediately check and also well justified. अब हम जाते हैं next question की तरफ. What is the primitive way about being photographed? तो primitive way क्या था, बहुत ही पुराना तरीका क्या था, being view क्या था. Like अगर आपकी कोई photograph click कर रहा है तो इसमें पुराना view जो था, जो लोग क्या consider करते थे अगर आपकी किसी ने photograph ले ली है तो like आप ही को उन्होंने ले लिया, आपका soul चुरा लिया, ऐसा कुछ. So personal soul is stolen. पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इज लॉस्ट. तो एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी नहीं हो सकता, पर्सन कैन बी कमांडेड या ऑल ऑफ दीज. तो ऑफकोर्स पर्सन सोल इज स्टोलन. आप बोलते हैं ना, अगर आपके पास किसी की फोटोग्राफ है तो आप उसको रीड कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, उसके एक्सप्रेशन, जेस्चर, द वे ही और शी ड्रेसेस, फिर क्लोथिंग स्टाइल, फिर हेयर स्टाइल, फिर आईज, जो तो सारी चीज़ आप उनको रीड कर सकते हो. सो व्हाट ये जो पुराना व्यू था अबाउट बीइंग फोटोग्राफ इज वेल जस्टिफाइड फ्रॉम ऑल. आप बिल्कुल बोल सकते हो कि उनको ऐसा लगता है कि उनका सोल चुरा लिया गया है, पर्सनालिटी लॉस हो गई है. आ पर्सन कैन बी कमांडेड वेरी वेल. अगर ऑल ऑफ दीज है हमारे पास, देखो ये बहुत अच्छा ट्रैप है. अगर हमारे पास ऑल ऑफ दीज है तो ज़रूर तीनों ऑप्शन को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना कि चैप्टर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तीनों जस्टिफाई हो रहे हैं या फिर नहीं, और एल सिर्फ एक ही बहुत रेलेवेंट साउंड कर रहा है. सो लेट्स इमीडिएटली head with the correct answer and here we go of course. क्योंकि देखो अब यहाँ पे तो हमें समझ में आया पर्सनालिटी इज लॉस्ट और सोल इज स्टोलन. ये बहुत ही नियर है, बहुत ही क्लोजली वोवन है. अब एक में क्या बोला गया कि पर्सन सोल इज स्टोलन, तो ये तो हमने इंटरव्यू में देख ही लिया था. ये बहुत कॉमन व्यू है कि लोगों को ऐसा फील होता है कि उनकी जो रियल आइडेंटिटी है, जो उनका सोल है, वो उनका कहीं ना कहीं चुरा लिया गया, बिकॉज लोग ऐसा परसीव कर लेते हैं उनके बारे में. तो ये तो बहुत अच्छे से हम जस्टिफाई कर चुके थे. पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इज लॉस्ट. अब पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, क्योंकि एंटायर पर्सनालिटी तो वो लॉस्ट नहीं हो सकती, बस किसी ने सिर्फ फोटोग्राफ करिए, एक स्टिल मोमेंट उसके पास है, उसके पास कोई लाइव वीडियो नहीं जिससे आपकी एक एक चीज़ और बहुत पूरे प्रोसाइज वे में आपको, कंप्लीट वे में आपको जज कर सके. तो ए पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इज लॉस्ट एंड ऑफ कोर्स पर्सन कैन बी कमांडेड. अगर उसके पास उनकी फोटो है तो वो पर्सन उसको कमांड कर सकता है. सो दीज ऑल थ्री आर जस्टिफाइड फ्रॉम दी चैप्टर. और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो एक बार जरूर वन शॉट वीडियो देख लीजिए या फटाफट वाली रिवीजन देख लीजिए, सो दैट आपको क्लियर हो जाए और फिर इसको अटेम्प्ट करना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था. सो आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड. अब हम जाते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप? ऐसा लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है. ऐसे हम करते हैं ना, जबरदस्ती अड़ी डालते हैं, लाइक चाकू की नोक पे हम काम कराते हैं, ऐसा पूरी जितने पैसे सारे निकाल तो नहीं, तो देखा है चाकू यहाँ पे रखा हुआ, दबा देंगे, गला दबा देंगे, गोली रख देंगे. तो ये ज़बरदस्ती वाली बात है ये. तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ को, और पर्सनली हमने यहाँ पे चैप्टर में डिस्कस भी करा था कि इंस्टेंस पे जहाँ पे पर्सन को ऐसा लगता है कि इट इज़ चोकिंग, इट इज़ थंबप्रिंट्स ऑन देयर वोकल कॉर्ड्स और ऑन देयर windpipe. So what do you understand by the expression thumbprints on his windpipes? Creating excessive pressure on throat, creating excessive pressure on vocal cords, creating excessive pressure and tension for someone to see sounds very relevant. क्योंकि creating excessive pressure on throat, सिर्फ थ्रोट पे प्रेशर थोड़ी ना हो रहा है, आपको मेंटल कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और अगर आपने नहीं दी तो ऐसा लगेगा आपको गला दबा देगा, सही बोल सही बोल, सही बता, पूरी बात बता, ऐसे करके. सो इट इज़ नॉट प्रेशर ऑन थ्रोट, इट इज़ नॉट प्रेशर ऑन वोकल कॉर्ड. फिजिकल तो ये है, बट इसका इंटरनल मीनिंग क्या है जो चैप्टर हमें बता रही थी. व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप? को ऐसा लग रहा है बिल्कुल चोक कर रहा है, आपको गला दबा रहा है, आपको, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी. तो सर्वाइवल के लिए आप सब बता देते हो. सो इट इज क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन टू सी साउंड्स वेरी रेलेवेंट. लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड हियर इट इज जस्टिफाइड वेल. अब हम जाते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड आर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? आज के वर्ल्ड में हमारा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? हमारा मेजॉरिटी जो इंफॉर्मेशन होता है वो हम कहाँ से लेते हैं? सोशल मीडिया से मेजर सोर्स नहीं है आज भी. न्यूज़पेपर्स सिर्फ
नहीं बोल सकते, बट एक इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट स्क्रीन्स ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है, बट जो मेन सोर्स है हमें जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है आज के टाइम में, दैट इज़ फॉर श्योर इंटरव्यूज़ एंड इंटरेक्शंस। कि हम इतने सारे इंटरव्यूज़ देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, लाइक बिग शॉट गन्स के जो बड़े आइकन्स होते हैं, और हम उनकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में समझते हैं, जो न्यूज़पेपर भी उनकी लाइफ के बारे में इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं करता है। सो इंटरव्यूज़ एंड इंटरेक्शंस आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टुडेज वर्ल्ड। अगर हम पुरानी बात करते तो न्यूज़पेपर बहुत ही एप्ट आंसर था, बट हम बात कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो इंटरव्यूज और इंटरेक्शंस आर द बेस्ट सोर्स ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन. So let's immediately check with the correct answer, and here we go, interviews and interactions to be the right one. Now moving next, what satisfied Umberto's taste for narration? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिन्होंने अम्बर्टो का जो टेस्ट था ना, वो नैरेटिव वॉइस, वो कौन सी चीज़ ने उनको सेटिस्फाई करा? सो फॉर श्योर वो नॉवल राइटर थे, तो स्टोरीज ने नहीं, बच्चों के काम ने नहीं, इंटरव्यूज ने नहीं, बिकॉज वो इंटरव्यू के ज़्यादा फेवर में नहीं रहते थे। सो ऑफ कोर्स वो नॉवल राइटिंग उन्होंने इसीलिए ऑप्ट करी थी बिकॉज उनके टेस्ट, जो उनका नैरेटिव टेस्ट था, वो उसको बहुत जस्टिफाई करता था। सो नॉवल सेटिस्फाइड अम्बर्टोस टेस्ट फॉर नैरेशन। उन्होंने नैरेशन करना ही सीखा था बिकॉज उनको नॉवल में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था। नॉवल राइट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसमें कहीं ना कहीं नैरेटिव टच यूज़ करा। सो डी साउंड्स टू बी वेरी रेलिवेंट ऑप्शन. लेट्स इमीडिएटली चेक एंड here we go. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. What does writing novels on Sundays signify? वो राइटिंग नॉवल कब करते थे? संडेज को करते थे. अब देखो यहाँ से हमें एक चीज़ और जस्टिफाई होगी, जब हमने पहला वाला क्वेश्चन का आंसर दिया था कि वो कब करते थे, सो दैट्स ऑन संडे. तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन में मिल गया. यू हैव टू बी दिस माइंडफुल. कई बार ऐसा, इफ़ यू आर ओवर ब्लेस्ड, इफ़ यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट, तो ऐसी कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है. यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, बी वेरी माइंडफुल एंड बी वेरी एक्टिव. अलर्ट होना पड़ेगा जब आप एग्जाम दे रहे हो. सो व्हाट डज राइटिंग नॉवेल्स ऑन संडे सिग्निफाई? अगर आप संडे को नॉवल राइटिंग करते हो तो ये क्या सिग्निफाई करता है? इज पैशन. अगर कोई पैशन की चीज़ है तो उसके लिए हम कैसे एक डे को फिक्स कर सकते हैं? वो तो हम वेंसडे को भी कर सकते, थर्सडे को भी, या कभी भी मिड वीक ऑफ डे. और राइटिंग नॉवल इज नीड. अगर किसी को नीड होगी तो क्या वो मंथ में 4 टाइम्स उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा, वो भी एक पर्टिकुलर डे के दिन? आई डोंट थिंक इट इज़ लाइक दैट. इंटरेस्ट तो बहुत फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, नॉट जस्ट ऑन संडेज. और कैजुअल, तो संडे से हमें ट्रिगर होता है. संडे इज अ कैजुअल डे, लाइक हम बहुत ही फ्री ऐसे ही घूमते हैं, लाइक कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, कोई फॉर्मलिज्म, कोई रूल रेगुलेशन नहीं. जब उठना है, जब खाना है, इट्स कैजुअल अप्रोच. बहुत ही इनफॉर्मल अप्रोच को बोला जाता है. और अगर कोई काम संडे को करते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपके लिए उस काम की कितनी कैजुअल अप्रोच है. दैट्स इट. सो हेयर संडे से कैजुअल अप्रोच याद आता है, और इसीलिए अम्बर्टो इको की जो राइटिंग नॉवल थी, इससे हमें समझ में आता है कि इट वाज अ कैजुअल जॉब. लेट्स इमीडिएटली क्लियर द screen and justify with the right answer. So here we go. अब हम बात करते हैं अपने next question की. So enumerate an interview is a supremely serviceable medium of communication. हमें यहाँ पे क्या बताना है कि interview is a supremely serviceable medium of communication. एक बहुत ही supreme serviceable medium of communication है. Is it a medium to gossip? गॉसिप करने का, आओ बहन बात करें, आओ भाई बात करते हैं, चुगली करते हैं, समथिंग गॉसिपिंग करना, नो वे, नॉट एट ऑल जस्टिफाइड फ्रॉम द चैप्टर. अ मीडियम टू बी द टॉक ऑफ द टाउन. नहीं, टॉक ऑफ द टाउन की कोई बात नहीं हो रही है. प्रॉस्पर करना, नो वेज. अ नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन. बिकॉज हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंटरव्यू के बारे में कि वाई इंटरव्यू इज कंसिडर्ड सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि आज इन टॉकिंग अबाउट टुडेज वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन. क्या? इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन. सो इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन, इट इज नॉट एग्जैक्टली इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आत्म मनन करना, अपने अंदर झांकना और सोचना. लाइक हमने कीपिंग क्वाइट में डिस्कस करा था, ये इंट्रोस्पेक्शन. इट इज इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू.
इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शन इज अ नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू जो सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कंसिडर किया गया है. लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड हियर वी गो, जस्टिफाइड विद द डी ऑप्शन. अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वो इज एन इंटरव्यू. अब फाइनली हमने इतनी देर से इंटरव्यू कर रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरव्यू एज पर द चैप्टर. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली कीप इन माइंड, बियर इन माइंड दैट हमें इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लानी है. जब लिटरेचर की बात होगी, इट इज confined to the chapter that you have read. तो हमें बाहर से इंफॉर्मेशन को फेच नहीं करना. हो सकता है हमें ऑलरेडी पता हो इंटरव्यू क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज हो, ऑक्यूपाइड थॉट्स हो अबाउट इंटरव्यू, और हम उन चीज़ों का यूज़ करके आंसर को फेच कर लें. इट शुड नॉट बी लाइक दैट, बिकॉज हमने चैप्टर की रेफरेंस में बताना है व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंटरव्यू. सो व्हाट इट इज़, अ मीडियम ऑफ टॉकिंग टू द पीपल. ओह गुड, हाँ, लोगों से बात करने का अच्छा जरिया है. मीडियम टू स्प्रेड र्यूमर्स. अच्छा है, ये अच्छा साउंड कर रहा है, चैप्टर में जस्टिफाई नहीं है, ये भी जस्टिफाई नहीं है. अ मीडियम टू बी टॉक ऑफ द टाउन, मीडियम ये चैप्टर में जस्टिफाई नहीं है. मीडियम ऑफ इंटरैक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंटरव्यू एक मीडियम है जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों से और अपने बारे में सोचते हैं कि हमने कभी अपने बारे में अगर किसी को बताया तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. हमें सोचना चाहिए हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ब्रेक लें और अपना डायरेक्शन चेंज करें. तो इंटरव्यू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक मीडियम है जहां पे हम लोगों से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली चीज़ें समझ में आ गई है इंटरव्यू के बारे में और हमने जस्टिफाई कर लिया अपने राइट आंसर को. अब हम हेड करते टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. एक्सप्लेन डेनिस ब्रेन स्टेटमेंट. ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अदर्स. अब यहाँ पे जब हम चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक डेनिस ब्रेन का एग्जाम्पल यूज़ किया गया था और उन्होंने ऐसा बोला है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, उस पल में जो कुछ भी हो रहा है, दैट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अदर्स. एक इंसान जब दूसरे इंसान से कुछ पूछता है तो पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ वायरल हो जाती है. द इंटरव्यू हैज़ द पावर. इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंटरव्यू हैज़ द पावर. इंटरव्यूअर हैज़ द पावर. इंटरव्यूअर हैज़ स्टेटस. उसका स्टेटस है इसकी, इसलिए ऐसा हो रहा है, उसके पास ताकत है इसलिए ऐसा हो रहा है. या इंटरव्यूअर कैन एलिसिट द ट्रूथ एंड हैज़ पावर टू इन्फ्लुएंस. इंटरव्यूअर के पास he can elicit, he can explain, he can put light on important things जो लोगों को पता होनी चाहिए, जो सच है, and also has the power to influence. So what sounds very relevant is of course, see बहुत sound कर रहा है कि interview can elicit the truth. वो सच को लोगों के सामने present कर सकता है और उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो लोगों को influence भी कर सकता है कि वो बिल्कुल सच information आप तक पहुंचा रहा है. बट इसके साथ साथ इंटरव्यूअर का एक स्टेटस होता है और उसके पास ताकत भी होती है. ये भी बहुत अच्छा साउंड कर रहा है. ये हमें कहाँ से ट्रिगर हुआ कि हो सकता है सही है, बिकॉज हमारे पास एक डी ऑप्शन थी जो बोलता है ऑल ऑफ द अबव या ऑल दीज. तो यहाँ से हमें सोचने पे मजबूर किया गया कि सोच लो क्या इंटरव्यूअर के पास स्टेटस होता है. ऑफ कोर्स अगर उसके पास एक स्टेटस नहीं होगा तो सामने वाला उसकी बात क्यों सुनेगा और क्यों मानेगा कि सही बात है. वो एक अच्छी जगह से, एक रिप्यूटेड जगह से जुड़ा, एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है जिसकी अच्छी रेप्यूटेशन है मार्केट में और इसीलिए लोग उनकी बातों को सुनते हैं और सच कंसिडर करते हैं. सो ऑफ कोर्स एक स्टेटस तो होगा और ऑफ कोर्स इतना पावरफुल होगा कि वो जो लोगों को समझाना चाहे, जो लोगों को दिखाना चाहे, जो लोगों को बताना चाहे, लोग वैसे ही देखें, वैसे ही समझें और लोग वैसा ही चीज़ों को कंसिडर करें. सो आई होप ऑल दीज साउंड्स वेरी रेलेवेंट जब हम बात करें कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीच अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अदर. तो इससे ये भी जस्टिफाई होता है कि वो पावरफुल हैं, उनके पास स्टेटस है एंड एंड ऑफ द डे दे कैन एलिसिट द ट्रूथ. किसी भी सच को बहुत अच्छे से रिवील कर सकते हैं, पुट फोर्थ कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो सबके डिसीजंस को अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस भी कर सके. सो ऑल ऑफ द अबव साउंड्स वेरी रेलेवेंट. लेट्स इमीडिएटली क्लियर एंड चेक विद द राइट आंसर. हियर वी गो, डी टू बी द करेक्ट वन. अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट की तरफ. व्हाट इंप्रेशन इज फॉर्म्ड ऑफ अम्बर्टो आफ्टर रीडिंग द लेसन इन इंटरव्यू. तो जब अम्बर्टो इको ने ये चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 7 नहीं बट ये जब ये लेसन पढ़ा था इंटरव्यू, तो उन्होंने क्या इंप्रेशन फॉर्म करा अम्बर्टो इको का.
सॉरी, अम्बर्टो इको ने नहीं पढ़ा। जब हमने चैप्टर पढ़ा इन व्यू, तो हमने क्या इंप्रेशन फॉर्म करा अम्बर्टो इको का इस चैप्टर से? अ पर्सन ऑफ सब्सटेंस, ही वॉज अ पर्सन ऑफ सब्सटेंस, ही वॉज अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर, ही वॉज अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। वो अपने शब्दों पे खरे उतरते थे, उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर था, वो सब्सटेंस थे। या फिर अ पर्सन ऑफ विजन एंड फर्म कन्विक्शन। देखो, विजन हमें बहुत अच्छे समझ में आता है कि जब उनको लोग कंसिडर करते थे कि एक अच्छे नॉवेलिस्ट है और उनको लोग नॉवेलिस्ट के जैसे जानते थे, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी, बिकॉज वो उनका कहना ये था कि बाय प्रोफेशन, मैं फॉर्मल एजुकेशन के अगर फॉर्मली देखा जाए तो मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, एंड आई वुड टेक प्राउड इन बीइंग कॉल्ड एज अ प्रोफेसर रादर देन अ नॉवेलिस्ट। और नॉवेल राइटिंग का काम तो वो अपने बिल्कुल फ्री टाइम, जो एम्प्टी स्पेसेस उनको मिलता है, वो तब करते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज विजन एंड ऑल्सो हैज़ अ वेरी फर्म कन्विक्शन। बहुत ही फर्म थे अपनी बातों पे, कि वो अपना थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं करते थे, फ्री जाने नहीं देते थे कुछ भी इधर उधर की एक्टिविटीज़। ही वॉज वेरी क्लियर, ही वॉज वेरी रिजिड कि जो भी उनको एम्प्टी स्पेस मिलेगा उसको बेस्ट यूटिलाइज करेंगे और उसमें अपना काम करना शुरू करेंगे। सो आई थिंक बिकॉज में ऑल ऑफ द अबव नहीं है और ये सारे अलग अलग ऑप्शन, इनका कोई कोरिलेशन भी नहीं है। एक सब्सटेंस बोल रहे, एक वर्ड्स बोल रहे और एक कैरेक्टर बोल रहे, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, बट ऐसा भी हो सकता था कि ऑल इन वन को कॉम्बो अम्बर्टो इको, बट ऑल ऑफ द अबव नहीं है। सो डी साउंड्स मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन फॉर डिफाइनिंग अम्बर्टो इको आफ्टर रीडिंग द इंटरव्यू। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द करेक्ट आंसर एंड हियर इट इज राइट अवे इन फ्रंट ऑफ अस। अब हेड करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज व्हाट डू हिज वर्ड्स फॉर चिल्ड्रन स्पीक अबाउट। अब अम्बर्टो इको के जो वर्ड्स थे चिल्ड्रन के लिए, व्हाट दैट स्पीक अबाउट हिज पैशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर न्यूसेंस, चिल्ड्रन लव टू बी हैप्पी, या नॉन वायलेंस एंड पीस। तो जब उन्होंने बच्चों के बारे में भी काफ़ी लिखा है, बुक्स राइटिंग उन्होंने करी है, स्टोरीज लिखी हैं। सो अम्बर्टो इको का जो वर्क था फॉर चिल्ड्रन, व्हाट दैट स्पीक अबाउट, तो बच्चों को वो कंसीडर करते थे हमेशा एज नॉन वायलेंस, अहिंसावादी थे, वो हमेशा फेयर, बहुत ही रेशनल थे, बहुत ही जस्टिफाइड, क्लियर, हैप्पी लविंग थे। तो नॉन वायलेंस और पीस, शांति चाहते थे, लड़ाई झगड़े में कभी बिलीव नहीं करते थे। और हर अपनी बच्चों की जितनी भी वो बच्चों के लिए जो भी स्टफ लिखते थे अपनी राइटिंग में, हमेशा वो बच्चों को नॉन वायलेंस और पीस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और सिंबल कंसीडर करके लिखते थे। नाउ लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड हियर इट इज राइट अवे इन फ्रंट ऑफ अस। विद दीज वर्ड्स वी एंड विद today's discussion of the MCQs based on chapter number 7, that is the interview. अब इन MCQs के साथ I personally believe and I'm very firm कि आपको चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी and you are ready for your boards ahead. So all the best for your exams. Be very prepared for the coming ones because इस बार 80 on 80 की है तैयारी. Thank you very much for watching us. See you in the next video.